नमस्कार साथियों। बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एससीईआरटी विश्व इतिहास की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम आपके लिए एपिसोड नंबर 4 फ्रांस की राज्य क्रांति लेकर आए हैं, एससीईआरटी क्लास 9th पर आधारित। इससे पहले हमने आपको एपिसोड 1 में सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था विश्व इतिहास के। एपिसोड 2 में हमने आपको भौगोलिक खोज वाला चैप्टर 9th क्लास का एससीईआरटी का कंप्लीट कराया था। एपिसोड नंबर 3 में हमने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम देखा था और आज एपिसोड नंबर 4 में हम फ्रांस की क्रांति देखेंगे। आप सभी अभ्यर्थी लाइक कर दीजिएगा सेशन को। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर फ्रांस की क्रांति को स्टार्ट करने से पहले कुछ जो बेसिक चीज़ें आपको जो जानकारी होनी चाहिए। 1756 से 63 के बीच में आपको याद होगा हमने सप्तवर्षीय युद्ध की बात की थी, जिसमें फ्रांस ने इंग्लैंड के विरुद्ध में सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा था और इस युद्ध का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था आर्थिक रूप से फ्रांस को। इंग्लैंड को भी बहुत नुकसान हुआ था और आपको याद होगा 1765 में जो एक्ट लेके आए थे वहाँ के प्रधानमंत्री, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, कारण क्या था, आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गए थे इंग्लैंड वाले भी। तो उस हिसाब से जबकि इंग्लैंड विजेता था, फ्रांस की हार हुई थी सप्तवर्षीय युद्ध में 1756 से 63 के बीच में। तो हारने पर आप सोच सकते हैं कि किस लेवल पर आर्थिक नुकसान रहा होगा। उसके बाद फिर जब हम बात करते हैं अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में जो कि लगभग एक हिसाब से देखा जाए तो 1776 से एक जो मोटा मोटा आप अनुमान लगा सकते हैं कि 1776 से लेकर 83 तक का जो पीरियड था, पूरी तरीके से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम पे था और 1783 में अमेरिका स्वतंत्र होता है। और इस युद्ध में भी आपने देखा था कि फ्रांस के सैनिक जो थे उन्होंने भाग लिया था। फ्रांस के सैनिक ने या फ्रांस ने कह सकते हैं कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। इसके वजह से भी फ्रांस को और ज़्यादा आर्थिक नुकसान यहाँ पर झेलना पड़ा था। युद्ध के वजह से आर्थिक नुकसान बहुत होते हैं। और जो तीसरी सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको समझना है कि फ्रांस के जो उस समय राजा थे जिनका नाम था लुई 16वें, तो लुई 16वें का जो रहने का या फिर जो राज करने का जो स्टाइल था पूरी तरीके से निंदनीय था और काफ़ी ज़्यादा फिजूल खर्ची उनके तरफ से होता था, उनकी पत्नी की तरफ से होता था और शासन प्रशासन पे ध्यान नहीं दिया जाना ये बहुत बड़ा कारण रहा। और फ्रांस की क्रांति की अगर हम बात करें तो फ्रांस की क्रांति से रिलेटेड आपको 2 डेट याद रखना है। फ्रांस की क्रांति 5 मई 1789 को स्टार्ट हुई थी। 5 मई 1789 को शुरू हुई थी फ्रांस की क्रांति और 9 नवंबर 1799 तक ये चली थी। तो 9 नवंबर 1799, 5 मई 1789 को फ्रांस की क्रांति हुई और ये जो पूरी प्रक्रिया थी 9 नवंबर 1799 तक चलती रही। 9 नवंबर 1799 को क्या हुआ, तो 9 नवंबर 1799 को नेपोलियन ने एक हिसाब से शासन प्रशासन पे टेक ओवर किया और नेपोलियन ने 1799 में पहली परिषद बोलते हैं, फर्स्ट काउंसिल बोलते हैं, तो पहली परिषद, फ्रांस के पहली परिषद के फ्रांसीसी गणराज्य के नेता के रूप में इन्होंने 1799 तक, नेपोलियन ने 1799 से लेकर 1804 तक फ्रांसीसी गणराज्य के नेता के रूप में इन्होंने यहाँ पर शासन किया। इसके बाद 1804 में फाइनली, ध्यान रखिएगा, 1804 में फाइनली नेपोलियन फ्रांस के सम्राट बने। 1804 में फाइनली नेपोलियन फ्रांस के सम्राट बनते हैं, 1815 तक रहते हैं। अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास पर। 1789 की फ्रांस की क्रांति यूरोप के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना थी। इस क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया और सामाजिक व्यवस्था के नए विचार, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। आपको याद होगा कि जब आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो देखते हैं कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का कॉन्सेप्ट हमने भारतीय संविधान में किस देश से लिया है, तो फ्रांस से लिया है। तो क्यों लिया है, क्योंकि फ्रांस की क्रांति ने इस चीज़ को सुनिश्चित किया था कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और मानव अधिकार के नए सिद्धांत के हिसाब से प्रतिष्ठापित किया था। और ये जो विचार है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये हमने फ्रांस की संविधान से लिया था। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व किससे जुड़े हैं, तो ये फ्रांस की क्रांति से जुड़े हैं। और फ्रांस की क्रांति के पश्चात स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आधार पर जो सिद्धांत था वो प्रतिष्ठापित हुआ। 1776 में अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो गया था पूरी तरीके से 1776 में। 1773 में हमने देखा था तत्कालिक कारक क्या था, बोस्टन टी पार्टी, ये हमने पहले डिस्कस कर रखा है। तो 1776 में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ, 1783 तक चला। तो ध्यान रखिएगा 7 साल ये भी पीरियड है। लेकिन जब सप्तवर्षीय युद्ध की बात आती है तो हम 1756 से 63 वाले को हम सप्तवर्षीय युद्ध बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। 1776 में
अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। 1783 में ब्रिटेन के विरुद्ध उसके उपनिवेशों की स्वाधीनता ने या स्वतंत्रता ने फ्रांस की पुरातन व्यवस्था को समाप्त कर स्वतंत्र विचार वाले समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। कहने का मतलब है जब अमेरिका स्वतंत्र हो गया तो फ्रांस में भी ये एक अलख जगी कि हमें भी स्वतंत्र होना चाहिए, हमें भी पुराना जो राजशाही व्यवस्था है इसको दूर करना चाहिए। और इस प्रकार से जो है पुरातन व्यवस्था, फ्रांस की जो राजतंत्रीय व्यवस्था थी उसको समाप्त कर स्वतंत्र विचार वाले समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। किसने? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का यह असर था। फ्रांस ने, और आपको ये भी मालूम है कि फ्रांस ने युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की मदद भी की थी। अतः अमेरिका के बाद स्वतंत्रता की लहर कहाँ पर जाएगी? फ्रांस में आएगी। और इन सैनिकों ने फ्रांस में जनता का साथ दिया, और ये सैनिक जो थे इन्होंने फ्रांस में जनता का साथ भी दिया। अब यहाँ पर हम जो उत्तरदायी कारक थे फ्रांस की क्रांति के, उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। राजनीतिक कारक क्या था? तो राजनीतिक कारक यहाँ पर अगर हम बात करें तो फ्रांस में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। बूर्बो राजवंश के लुई 14 के शासनकाल में साम्राज्य की प्रतिष्ठा उच्च शिखर पर थी, लेकिन उसके बाद के शासक अयोग्य सिद्ध हुए। तो लुई 14वां जो था बहुत ही मजबूत शासक था, और ये किस राजवंश से रिलेटेड थे? तो बूर्बो राजवंश से रिलेटेड थे। 1774 में लुई 16वां गद्दी पर बैठा, जो कि अत्यंत निरंकुश, फिजूल खर्च और अयोग्य था। तो याद रखिएगा कि 1774 में लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर बैठा या फ्रांस का सम्राट बना। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी अंतयोनेत से हुआ था, जो कि इससे भी ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि फिजूल खर्च करती थी। और राजनीतिक कारक में आप यहाँ पर देख सकते हैं निरंकुश एवं अयोग्य शासन। संसद का बैठक 175 वर्ष तक नहीं बुलाया गया था। मतलब इस तरीके से जो है निरंकुश शासन चल रहा था कि संसद की बैठक ही नहीं बुलाई गई। अत्यधिक केंद्रीकरण की नीति थी राजा में, सारे पावर्स, स्वायत्त शासन का अभाव, मेरी अंतर्नियत का प्रभाव, ये सारी चीज़ें थी जो राजनीतिक कारण से रिलेटेड थी। राजस्व का 9% जो व्यय था इन्हीं पर खर्च होता था। तो जो पूरा राजस्व होता था फ्रांस का, उसका 9% सिर्फ राजा पे लुटता था। लुई 16वां के शासनकाल में अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से आज़ाद कराने में फ्रांस पर 10 अरब लिवरे तत्कालीन फ्रांस की मुद्रा थी। तो आपसे पूछ सकता है कि फ्रांस की क्रांति के दौरान या उस पीरियड में फ्रांस की मुद्रा क्या थी? तो लिवरे थी। तो ध्यान रखिएगा, लिवरे यहाँ पर फ्रांस की तत्कालीन मुद्रा थी, से भी अधिक का कर्ज बढ़ गया था। तो फ्रांस पर 10 अरब लिवरे से भी ज़्यादा का कर्ज बढ़ गया था। ये हमने अभी ऊपर बात भी किया है। इससे पहले से चली आ रही आर्थिक संसाधनों की कमी ने राजा को अपने नियमित खर्च को चलाने के लिए जनता पर करों की वृद्धि के लिए बाध्य किया। अब राजा क्या करता? तो सीधे सीधे क्या बोला कि टैक्स लगा देते हैं जनता पर। अब आते हैं निरंकुश राजतंत्र पर नियंत्रण का अभाव था। जो निरंकुश राजतंत्र चल रहा था, राजा हर तरीके से पैसे लुटाता था। स्टेट्स जनरल संसदीय संस्था थी। तो आपसे पूछा जाएगा संसदीय संस्था का नाम क्या था? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि स्टेट्स जनरल संसदीय संस्था थी, लेकिन राजा की निरंकुशता का एक बड़ा उदाहरण था कि सन 16 से 14 के बाद 175 वर्षों तक इसकी कोई बैठक नहीं हुई थी। लुई 14वां की निरंकुशता इस बात से पता चलता है। लुई 14वां बहुत निरंकुश था, मजबूत लेकिन साथ में मजबूत भी था, अयोग्य नहीं था बिल्कुल भी, योग्य शासक था लुई 14वां। और लुई 14वां का स्टेटमेंट था, मैं ही राज्य हूँ, आई एम द स्टेट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ, ये स्टेटमेंट किसका है? तो लुई 14वां जो कि फ्रांस का शासक था। चूंकि वह योग्य शासक था तो विद्रोहियों को कुशलतापूर्वक दबा देता था। जबकि लुई 16वां जब आया तो लुई 16वां बहुत ही कमजोर शासक साबित हुआ। राजा की निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में पार्लमा नामक संस्था थी। तो यह आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजा की निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में कौन सी संस्था थी? तो पार्लमा नामक संस्था थी, जिसका गठन न्यायालय के रूप में किया गया था। न्यायाधीशों का जो पद था कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित होता था, और यह पद वंश क्रमानुगत होते थे। आवश्यकता पड़ने पर राजा इन्हें पैसे के बल पर अपनी बात मनवाने के लिए बाध्य कर लेते थे। इस तरह व्यवहार से भी राजा का ही नियंत्रण पार्लिमा पर होता था। तो पार्लिमा कंट्रोल करने के लिए तो थी राजा को, लेकिन राजा का ही इस पर कंट्रोल होता था। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति फ्रांसीसी क्रांति की सबसे बड़ी बुराई थी। सारा पावर राजा में, और राजा ऊपर से अयोग्य, कमजोर। सामाजिक कारक की बात करें तो सामाजिक कारक में अगर हम बात करते हैं तो 18वीं शताब्दी का जो फ्रांसीसी समाज था, फ्रांस की जो सोसाइटी थी, तीन स्टेट्स या 3 श्रेणियों में बटी हुई थी। प्रथम स्टेट में पादरी, जिनको हम इंग्लिश में क्लर्जी बोलते हैं, तो पादरी वर्ग था, जिनकी संख्या लगभग 1,30,000 थी। संख्या आपको नहीं याद रखना। दूसरे स्टेट में कौन थे? तो दूसरे स्टेट में अभिजात वर्ग, नोबिलिटी था या कुलीन वर्ग था। तो दूसरे स्टेट में अभिजात वर्ग या कुलीन वर्ग था। और तीसरे में अगर हम बात करें
और ये दोनों जो वर्ग थे कर से मुक्त थे। तो प्रथम स्टेट को कोई कर नहीं देना पड़ता था, कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। द्वितीय स्टेट अभिजात वर्ग या कुलीन वर्ग को भी कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रांस की कुल भूमि का 40% इन्हीं के पास में था। तो फ्रांस की कुल भूमि का 40% कंट्रोल किसके पास में था? तो प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट में। 90% जनता की अगर बात कर लें, 90% की जो जनता थी तीसरे स्टेट में थी, जिनको कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। अपने स्वामी की सेवा करते थे, स्वामी के घर एवं खेत में खेती करते थे, सैन्य सेवाएं देते थे, सैनिक वगैरह भी इसी वर्ग में थे, सड़कों के निर्माण में सहयोग देना आदि कार्यों के लिए बाध्य थे। इन्हें सभी प्रकार के टैक्स कर देने पड़ते थे। सोचिए, जो सबसे मजबूत है, सबसे जो शक्तिशाली हैं, प्रथम स्टेट द्वितीय स्टेट, ये कोई भी टैक्स नहीं दे रहे हैं, और जो सबसे कमज़ोर हैं उन्हीं से सारा टैक्स लिया जा रहा है। इस वर्ग में कौन कौन थे? तो डॉक्टर थे, वकील थे, जज थे। देखिए जज तक इसमें थे, अध्यापक, व्यापारी, शिक्षक, लेखक, शिल्पी, मजदूर। तो ये सभी यहाँ पर तृतीय वर्ग में शामिल थे। जिसमें हम बात करें किसान, शिल्पी और मजदूर, तो किसान, मजदूर ये सब सबसे कमज़ोर, इसमें भी सबसे कमज़ोर में थे। यहाँ पर आपको एक पूरा लिंक दिया गया है। प्रथम स्टेट की बात करें तो पादरी वर्ग, कलर्जी। द्वितीय स्टेट की बात करें तो कुलीन वर्ग। तृतीय स्टेट की अगर हम बात करें तो इसमें बड़े व्यापारी, व्यवसायी, शिक्षित वर्ग, उनके नीचे किसान एवं शिल्पी, उसके नीचे छोटे किसान, नौकर और मजदूर। तो ये सबसे कमज़ोर वर्ग, सबसे नीचे सबसे कमज़ोर थे। इनसे थोड़ा सा मजबूत किसान, शिल्पी थे, और इनसे थोड़ा मजबूत बड़े व्यापारी, व्यवसायी एवं शिक्षित वर्ग थे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं तीन स्टेट को। पहले स्टेट में पादरी वर्ग, दूसरे स्टेट में कुलीन वर्ग, तीसरे स्टेट में जो है बुर्जुआ वर्ग, जिसमें बुर्जुआ वर्ग के अंतर्गत ये सभी लोग आते थे। बुर्जुआ वर्ग में अगर हम बात करेंगे तो बुर्जुआ वर्ग में बड़े व्यापारी, व्यवसायी और शिक्षित वर्ग आते थे। इनके नीचे किसान एवं शिल्पी आते थे। ये भी तृतीय वर्ग में, ये भी तृतीय वर्ग में, और ये भी तृतीय वर्ग में है। आगे बढ़ते हैं। और यह वर्ग मध्यम वर्ग कहलाता था। जो तृतीय स्टेट की अगर हम बात कर लें तो तृतीय स्टेट को हम मध्यम वर्ग भी कहते थे, बुर्जुआ वर्ग भी कहते थे, और इन्होंने फ्रांस की क्रांति में अहम भूमिका निभाई थी। फिर आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी समाज में जो किसान थे उनकी स्थिति तो और भी दयनीय थी। इन्हें अनेक प्रकार का कर देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। क्रांति के पूर्व फ्रांस में कुलीन लड़ते थे, पुजारी पूजा करते थे, और जनसाधारण उनका खर्च जुटाते थे। तो ये कहावत फेमस थी कि द नोबल्स फाइट, द क्लर्जी प्रे एंड पीपल्स पे। तो फ्रांस की क्रांति के पूर्व अगर हम बात करें तो कुलीन क्या करते थे? वो लड़ते थे, पुजारी क्या करते थे? पूजा करते थे, और जो जनसाधारण थे उनका जितना भी खर्च होता था वो जुटाते थे, टैक्स के माध्यम से पे करते थे। आर्थिक कारक की अगर हम बात करें तो विदेशी व्यय, विदेशी युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध देख सकते हैं, और साथ में अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में जो योगदान दिया फ्रांस ने, उसके वजह से फ्रांस की आर्थिक स्थिति डावाडोल हो गई। और प्रत्येक 5 या 6 वर्ष बाद फ्रांस की सरकार पूंजीपतियों को कर वसूलने का ठेका देती थी। ये पूंजीपति टैक्स फार्मर कहे जाते थे। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, टैक्स फार्मर किनको कहा जाता है? तो टैक्स फार्मर जो है पूंजीपति का एक वर्ग था, और प्रत्येक 5 या 6 वर्ष बाद फ्रांस की सरकार पूंजीपतियों को कर वसूलने का ठेका देती थी, कॉन्ट्रैक्ट देती थी, और इन पूंजीपतियों को जिनको ठेका मिलता था टैक्स वसूलने का, इनको टैक्स फार्मर कहा जाता था। ये किसानों से या रैयत से अधिक टैक्स वसूलते थे। सरकार को निश्चित रकम देने के बाद बाकी रकम अपनी जेब में रख लेते थे, और सारा जो दुख होता था वो किसानों को झेलना पड़ता था। आर्थिक कारक में आप यहाँ पर देख सकते हैं असमान कर प्रणाली। असमान कर प्रणाली का मतलब है कि किसान ही सारा टैक्स दे रहा है। ऊपर के जो 2 वर्ग हैं, प्रथम और द्वितीय स्टेट, वो कोई भी कर नहीं दे रहे हैं, सारा जो कर है वो तृतीय स्टेट दे रहा है। भूमि कर, धार्मिक एवं अन्य सामंती कर का बोझ है। अभी हम धार्मिक कर के बारे में भी देखेंगे। बेरोजगारी की समस्या है, गिल्ड की पाबंदी, प्रांतीय आयात कर एवं सामंती आयात कर से व्यापारियों में असंतोष। तो विभिन्न प्रकार के जो कर थे वो लादे गए थे तृतीय स्टेट पर। फ्रांस के लोगों में आर्थिक असंतोष ने देश को क्रांति के कगार पर पहुंचा दिया था। तो आर्थिक असंतोष तो सबसे बड़ा कारक होता है। राजकोष के घाटे की भरपाई के लिए उन पर तरह तरह के टैक्स लगाए जाते थे। किसानों को भूमि कर टैले चुकाना पड़ता था। तो जब आपसे पूछा जाएगा कि फ्रांसीसी समाज में कौन सा टैक्स चुकाना पड़ता था, तो भूमि जो कर था, लैंड टैक्स था या भूमि टैक्स था। तो लैंड टैक्स या भूमि टैक्स का नाम था टैले। और इसके अलावा टिथे नाम का, ये आपसे टीआरई में पूछा भी गया है, बीपीएससी टीआरई 2.0 में सवाल पूछा गया है। तो टिथे नामक धार्मिक कर भी इन्हें चर्च को देना पड़ता था। तो टिथे नामक कर जो कैसा करता है, तो ये धार्मिक कर था। जो तृतीय वर्ग था वो किसको देता था? किसान, जो चर्च को देता था, या किसान वर्ग जो थे वो चर्च को देते थे। अब आगे बढ़ते हैं। सैनिक कारक की अगर हम बात कर लेते हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य उन्हीं को हम देखेंगे। बाकी
लुई सोलहवां और उनकी जो वाइफ थी, उनका ऐशो आराम की ज़िंदगी थी, उससे तो बोझ पड़ा ही, वो तो आपको मालूम भी है। सैनिक कारक की बात करें तो नियुक्ति में भी असमानताएं थी, कम वेतन का निर्धारण था, खराब भोजन की व्यवस्था थी। तो सैनिकों को भी प्रताड़ित किया जाता था। सैनिक भी किस में थे? तृतीय वर्ग में थे। फ्रांस के सैनिकों में बहुत अधिक असंतोष था। सैनिक के पद पर किसानों को बहाल किया जाता था। कम वेतन, कठोर अनुशासन, खराब भोजन से वो रुष्ट रहते थे। सेना के निम्न पदों पर उनकी नियुक्ति होती थी। जैसा आप भारत में ब्रिटिश काल के दौरान पे 1857 की क्रांति से पहले जो हिसाब किताब था, कुछ वैसा ही हिसाब किताब यहाँ पर भी था। व्यक्तिगत एवं धार्मिक स्वतंत्र, धार्मिक कारक, व्यक्तिगत एवं धार्मिक कारण की बात कर लें तो व्यक्तिगत एवं धार्मिक कारण क्या थे फ्रांस की क्रांति होने के? तो फ्रांस में सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं का अभाव था। भाषण, लेखन और विचार की अभिव्यक्ति तथा धार्मिक स्वतंत्रता का पूर्ण अभाव था। वहाँ राजधर्म कैथोलिक धर्म था। तो फ्रांसीसी राज्य का राजधर्म क्या था? कैथोलिक धर्म था। प्रोटेस्टेंट धर्म के व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भी अभाव था। तो प्रोटेस्टेंट धर्म का यहाँ पर शोषण होता था। राजा या उसका कोई भी आदमी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता था। फ्रांस में बिना अभियोग की गिरफ्तारी वारंट होता था। जैसे याद होगा आपको कि रोलेट एक्ट लगाया जाता, रोलेट एक्ट 1919 में लगाया गया था भारत में। तो कुछ उसी प्रकार से यहाँ पर जो प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग थे उनके लिए फ्रांस में बिना अभियोग के गिरफ्तारी वारंट होता था, जिनको लेटर्स द कैचेट, तो लेटर्स द कैचेट कहा जाता था। तो लेटर्स द कैचेट क्या था? फ्रांस में बिना अभियोग के गिरफ्तारी वारंट। फ्रांस के कानूनों में एक रूपता नहीं थी। अलग अलग क्षेत्र में 400 कानून लागू थे, जिसके वजह से भी कोई एक क्लियरिटी नहीं थी कि कैसा मुकदमा चलेगा किसी चीज़ के लिए। कुछ विवाद हुआ, कुछ भी हुआ, तो ये सारी चीज़ें थीं। व्यक्तिगत एवं धार्मिक कारक में रिपीट कर लेते हैं। भाषण, लेखन और विचार की स्वतंत्रता का अभाव, धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव, बिना अभियोग के व्यक्ति को गिरफ्तार करना किसके तहत? लेटर्स द कैचेट के तहत। कानूनों में एक रूपता का अभाव। आगे बढ़ते हैं, बौद्धिक कारक में आते हैं। आपने देखा था कि फ्रांस की क्रांति में भी बौद्धिक कारक थे। थॉमस पेन आपको याद होंगे, थॉमस पेन फ्रांस की क्रांति में याद होंगे। थॉमस पेन के साथ में जेफरसन आपको याद होंगे। कुछ इसी प्रकार के बौद्धिक कारक में अगर बात करें तो फ्रांस की क्रांति से पहले बौद्धिक जो वर्ग था बहुत ही यहाँ पर एक्टिव था। और यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर आपके सामने फोटो भी दिए गए हैं इनकी। और जो फ्रांस की क्रांति है उसके बारे में कहा जाता है कि यह मध्य वर्गीय क्रांति थी, जिसमें तृतीय स्टेट के लोगों ने भाग लिया था, जिसमें शिक्षित वर्ग के लोगों ने तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक दोषों का, जो कमियां थी, उनका पर्दाफाश किया, जनमानस में आक्रोश पैदा किया। फ्रांसीसी बुद्धिजीवियों ने फ्रांस में बौद्धिक आंदोलन का सूत्रपात किया। इनमें प्रमुख कौन कौन से थे? इनका आपने बहुत बार नाम सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। तो मॉन्टेस्क्यू बहुत महत्वपूर्ण है, वाल्टेयर और रूसो। तो तीन महत्वपूर्ण यहाँ पर बुद्धिजीवी थे फ्रांसीसी समाज के, मॉन्टेस्क्यू, वाल्टेयर और रूसो। मॉन्टेस्क्यू की बात करें तो इन्होंने अपनी पुस्तक विधि की आत्मा, स्पिरिट ऑफ लॉज में, तो स्पिरिट ऑफ लॉज कई बार बीपीएससी तैयारी में पूछा गया, तो किसकी पुस्तक है? मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक है। स्पिरिट ऑफ लॉज में सरकार के तीनों अंग, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखने के विषय में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया था। तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? तो मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। कहाँ पर दिया था? तो अपनी पुस्तक विधि की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ लॉज में। तो ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको पुस्तक पूछा जाता था तो आपको इस तरीके से लिख के आएगा, द स्पिरिट ऑफ लॉज। तो याद रखिएगा कि इंग्लिश में क्या कहते हैं, जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो द स्पिरिट ऑफ लॉज इस तरीके से याद रखिएगा। तो स्पिरिट ऑफ लॉज किसकी पुस्तक है? मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक है। और इसमें इन्होंने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत बताया है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में। वाल्टेयर की बात करते हैं तो वाल्टेयर ने चर्च, समाज और राजतंत्र के दोषों का पर्दाफाश किया। जनतंत्र के पक्षधर नहीं थे, यानी डेमोक्रेसी के पक्षधर नहीं थे, तथापि राजतंत्र प्रजा हित में होना चाहिए, ये इनका प्रबल समर्थक थे। तो इनका मानना था कि राजतंत्र जो होना चाहिए वो जनता के हित में होना चाहिए, डेमोक्रेसी के पक्षधर ये नहीं थे। मॉन्टेस्क्यू और वाल्टेयर सुधार चाहते थे, परंतु रूसो पूर्ण परिवर्तन चाहता था। रूसो पूर्ण परिवर्तन चाहता था। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी सामाजिक संविदा। कई बार आपसे पूछा गया टीआरई में, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट या सामाजिक संविदा किसकी पुस्तक है? तो रूसो की पुस्तक है। जॉन जैक रूसो करके इनका पूरा नाम है। तो रूसो की पुस्तक है सामाजिक संविदा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में राज्य को व्यक्ति द्वारा निर्मित संस्था सामान्य इच्छा को संप्रभु माना गया है। तो जनरल बिल या समान इच्छा को इन्होंने संप्रभु माना है। वह जनतंत्र के समर्थक थे। तो रूसो किसके समर्थक थे? जनतंत्र के समर्थक थे। वोल्टेयर जनतंत्र के समर्थक नहीं थे। दिदरो की बात करें तो दिदरो नामक एक लेखक थे। इन्होंने बृहत ज्ञानकोश, इंसाइक्लोपीडिया के लेख लिखे थे फ्रांस में। फ्रांसीसी विचारों का प्रचार इन्होंने इस प्रकार से किया था। तो बृहत कोश, इंसाइक्लोपीडिया के लेख किसने लिखे थे फ्रांस में? तो दिदरो ने लिखे थे। तो चार लोगों के नाम आपको याद रखना है। पहले हैं मॉन्टेस्क्यू, दूसरे हैं वोल्टेयर, तीसरे हैं रूसो, चौथे हैं दिदरो। और इनसे रिलेटेड जो भी पुस्तकें हैं वो आपको ध्यान रखना है।
फिर आगे बात करते हैं तो फ्रांस में क्वेजनो और तुर्गो जैसे अर्थशास्त्रियों ने समाज में आर्थिक शोषण और आर्थिक नियंत्रण की आलोचना करते हुए मुक्त व्यापार लेसेस फेयर का समर्थन किया था। तो हमने देखा था कि अमेरिकी क्रांति के दौरान जो है मुक्त व्यापार का जो कॉन्सेप्ट था, जो कि एडम स्मिथ ने सबसे पहले दिया था, उससे प्रभावित था। वहाँ पर भी कुछ उसी प्रकार से फ्रांसीसी समाज में भी मुक्त व्यापार का कॉन्सेप्ट किसने यहाँ पर समर्थन किया था मुक्त व्यापार के कॉन्सेप्ट का, तो फ्रांस में क्वेजनो और तुर्गो ने। तो ये अर्थशास्त्री थे। विदेशी घटनाओं का प्रभाव देख लेते हैं। तो विदेशी घटनाओं के प्रभाव में सबसे जरूरी है इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति। ये कब हुई थी? 1688 में। ग्लोरियस रिवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड बोलते हैं। तो 1688 में इंग्लैंड की महान क्रांति ग्लोरियस रिवोल्यूशन हुआ था और उसके द्वारा वैधानिक शासन की स्थापना ने फ्रांस में राजनीतिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया था। तो इंग्लैंड की जो गौरवपूर्ण क्रांति थी, ये इसका प्रभाव था फ्रांसीसी क्रांति पर। फिर दूसरा था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, जो कि हाल ही में हुआ था। 1783 में जब अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम समाप्त होता है, अमेरिका स्वतंत्र होता है, तो फ्रांस में लहर तेज हो जाती कि अब हमें भी आज़ाद होना है। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी। फ्रांस की क्रांति की अगर हम बात करें तो घटनाक्रम यहाँ पर देख लेते हैं। तो 1789 में लुई 16वें को धन की आवश्यकता होती है। इन्होंने इसके लिए 5 मई 1789 को स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। हमने देखा था कि जो संसदीय संस्था थी उसका क्या नाम था? स्टेट्स जनरल। इसमें प्रथम और द्वितीय स्टेट्स के क्रमशः 300 प्रतिनिधि आए और तृतीय स्टेट के 600 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तृतीय स्टेट ने लोकतांत्रिक सिद्धांत को आधार बनाकर सभी प्रतिनिधियों के लिए मत देने का अधिकार मांगा। अब तृतीय स्टेट जो था उसने कहा कि ये लोकतांत्रिक सिद्धांत होना चाहिए, सभी प्रतिनिधियों के लिए बराबर मत का अधिकार होना चाहिए। राजा द्वारा अस्वीकृत हो गया। नहीं, राजा तो मानेगा नहीं कि बराबर अधिकार कैसे तृतीय स्टेट को दे देंगे। तभी तीसरे स्टेट के सभी प्रतिनिधि विरोध जताते हुए बाहर निकल गए। यानी स्टेट्स जनरल की जो बैठक हुई, प्रथम द्वितीय और तृतीय स्टेट वहाँ पर मौजूद थे, तृतीय स्टेट ने विरोध करते हुए बाहर आ गए। 20 जून को क्या हुआ? 20 जून को जब वे अधिवेशन करने के लिए एकत्रित हुए, तब उन्होंने देखा कि हॉल में उनका अधिवेशन होने वाला था, वहाँ शाही अंगरक्षकों का पहरा है, यानी जो रॉयल गार्ड्स थे वहाँ मौजूद थे। अतः सभी तृतीय स्टेट के प्रतिनिधि टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए, यानी कि वो हॉल में गए, हॉल में अंगरक्षकों का पहरा था। तो इसके बाद जो तृतीय स्टेट के प्रतिनिधि थे कहाँ पहुँचे? टेनिस कोर्ट में। इन्होंने अपनी सभा को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि तृतीय स्टेट ने जो है टेनिस कोर्ट में अपनी सभा को नेशनल असेंबली घोषित किया और शपथ लिया कि राजा की शक्तियों को कम करने वाला संविधान जब तक बनकर तैयार नहीं हो जाता तब तक सभा भंग नहीं होगी। फिर बात करते हैं, राजा द्वारा इसे भंग कर सदस्यों की बंदी बनाने की अफवाह उठी, तथापि बड़ी संख्या में लोग वहां इकट्ठे हुए। उन लोगों का नेतृत्व मिराबियो और ओबेसियो जैसे नेता कर रहे थे। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि नेतृत्व कौन कर रहा था यहाँ पर? तो मिराबियो और ओबेसियो जैसे नेता कर रहे थे। मिराबियो सामंत परिवार का था, फिर भी वह सामंतों के विशेषाधिकार को समाप्त करने के पक्षधर था। तो तृतीय स्टेट का यहाँ पर वह जो है नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो मिराबियो और ओबेसियो जैसे नेता। 14 जुलाई 1789 को हम बात करें तो बेस्टिल का पतन होता है, सबसे महत्वपूर्ण घटना जो रही। और 14 जुलाई 1789 को बेस्टिल के पतन के परिणाम स्वरूप 14 जुलाई को फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है। फ्रांस 14 जुलाई 1789 को हुआ क्या? तो क्रांतिकारियों ने पेरिस स्थित राज्य का जो कारागृह था जिसका नाम था बेस्टिल, तो बेस्टिल को घेर लिया। बेस्टिल का दुर्ग राजतंत्र की निरंकुशता का प्रतीक था। 4 घंटे डेरा डालने के बाद वो जेल का फाटक तोड़ने और बंदियों को मुक्त कराने में सफल हुए। बेस्टिल कारागृह की समाप्ति निरंकुश शासन के पतन का प्रतीक था। फ्रांस में 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। और बेस्टिल का पतन 14 जुलाई 1789, ध्यान रखिएगा। 14 जुलाई 1789 को जब बेस्टिल का पतन हो गया तो लुई 16वां सिर्फ नाम मात्र का राजा बना रहा। नेशनल असेंबली देश के लिए अधिनियम बनाने लगी। इसी सभा ने 27 अगस्त 1789, याद रखिएगा, 27 अगस्त 1789 को मानव और नागरिकों के अधिकार डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन को स्वीकार किया। तो कब स्वीकार किया गया था? नेशनल असेंबली के द्वारा मानव और नागरिकों के अधिकार को 27 अगस्त 1789। डेट याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। 1791 में बात कर लें तो नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया जिसमें शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया। इस तरह से फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना कब हुई? 1791 में। लुई 16वें ने नए संविधान को मान लिया, परंतु मिराबियो की मृत्यु के पश्चात देश में हिंसात्मक विद्रोह की शुरुआत हुई। विदेशों में भी कुलीन वर्ग के द्वारा संविधान का विरोध किया गया। अप्रैल 1792 में क्या हुआ? तो नेशनल असेंबली ने ऑस्ट्रिया प्रसा और के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। तो नेशनल असेंबली ने ऑस्ट्रिया और प्रसा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की थी? अप्रैल 1792 में। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को काफ़ी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी। ऑलरेडी हालत ख़राब था
फ्रांस की क्रांति हो चुकी थी, उसके बाद भी युद्ध चल रहे हैं, तो जनता को सारा लोड जा रहा था एक्चुअली में। और यहाँ पर अगर हम बात करें, उस समय भी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं मिला था। नेशनल असेंबली का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से किया जाना था। उपरोक्त बातें आलोचना का विषय बन गया, यानी कि फ्रांस की क्रांति हो गई लेकिन उसको सही रूप से अमली जामा नहीं पहनाया गया। अब उसके बाद आलोचनाएं होने लगी। आलोचकों में प्रमुख थे जैकोबिन क्लब के सदस्य। तो जैकोबिन क्लब यहाँ पर एक्टिव था, और जैकोबिन क्लब के सदस्य के रूप में आपको याद होगा कि भारत में किसने जैकोबिन क्लब की सदस्यता ग्रहण की थी, तो टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब की सदस्यता भारत से रहकर ज्वाइन किया था। ट्री ऑफ लिबर्टी भी लगाया था सेरिंगपट्टम में, जहाँ की राजधानी थी टीपू सुल्तान की। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जैकोबिन क्लब की बात करें तो इसमें दुकानदार, कारीगर, घड़ीसाज, नौकर, दिहाड़ी मजदूर वगैरह शामिल थे। तो कुल मिला के तृतीय स्टेट के ही लोग यहाँ पर शामिल थे। जैकोबिन क्लब पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर पड़ा था, जिसका नेता मैक्समिलियन रॉब्सपियर था। तो जैकोबिन क्लब का आपसे पूछा जा सकता है कि नेता कौन था, या जैकोबिन क्लब का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो मैक्समिलियन रॉब्सपियर। आतंक का राज्य की बात कर ले तो जो रॉब्सपियर था, जो कि जैकोबिन क्लब का नेतृत्व कर रहा था, रॉब्सपियर वामपंथी विचारधारा का समर्थक था। खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज होकर उसने हिंसक विद्रोह की शुरुआत कर दी। आतंक का राज स्थापित किया। तो पूछेगा आपसे कि आतंक का राज किसने स्थापित किया था फ्रांस की क्रांति के पश्चात, तो आंसर हो जाएगा रॉब्सपियर। 14 महीनों में लगभग 17,000 व्यक्तियों पर मुकदमे चलाए गए, फांसी दे दी गई। रॉब्सपियर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का पोषक था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रॉब्सपियर यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का पोषक था। 21 वर्ष से अधिक उम्र वालों को मतदान का अधिकार देकर, चाहे उनके पास संपत्ति हो या ना हो, चुनाव कराया गया था। बहुत बड़ी बात थी। 21 सितंबर 1792 को, डेट याद रखिएगा, 21 सितंबर 1792 को नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन नाम दिया गया। तो नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन नाम कब दिया गया था? 21 सितंबर 1792। राजा की सत्ता को समाप्त कर दिया गया, और 21 सितंबर 1792 को ही राजा की सत्ता समाप्त कर दी गई। देशद्रोह के अपराध में लुई 16वें पर मुकदमा चलाया गया। 21 जनवरी 1793 को फांसी दे दी गई लुई 16वें को। तो इस प्रकार से लुई 16वें का जो कहानी था वो समाप्त होता है। बाद में इसकी जो वाइफ थी मेरी एंटोनियोत, इनको भी फांसी दे दी गई। रॉब्सपियर द्वारा स्थापित आतंक का राज्य अक्टूबर 1793 में उत्कर्ष पे था। कन्वेंशन द्वारा राष्ट्र की एकमात्र भाषा फ्रेंच घोषित की गई। कानूनों का संकलन कराया गया। उपनिवेशों में गुलाम बनाकर भेजने की प्रथा समाप्त कर दी गई। तो दास प्रथा यहाँ पर समाप्त कर दी गई। प्रथम पुत्र को ही उत्तराधिकार बनाने की प्रथा को समाप्त कर दिया गया। राष्ट्र का नया कैलेंडर 22 सितंबर 1792 को लागू हुआ। तो फ्रांस में अगर बात करें तो राष्ट्र का नया कैलेंडर कब से लागू हुआ? 22 सितंबर 1792 से। इन सभी को रॉब्सपियर ने सर्वोच्च सत्ता की प्रतिष्ठा के रूप में स्थापित किया, परंतु ये अस्थायी सिद्ध हुए, यानी कि लागू नहीं हो पाए। उनकी हिंसात्मक कार्रवाइयों की वजह से विशेष न्यायालय ने जुलाई 1794 में जो है एक हिसाब से रॉब्सपियर को भी मृत्युदंड दे दिया। अभी तक रॉब्सपियर मृत्युदंड देते आ रहे थे, अभी रॉब्सपियर को भी मृत्युदंड दे दिया गया जुलाई 1794 में। 1795 में नया संविधान बनता है और फ्रांस में गणतांत्रिक शासन की शुरुआत होती है। तो 1795 में नए संविधान के माध्यम से फ्रांस में गणतांत्रिक शासन की शुरुआत हुई। आगे चलकर नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को इस गणराज्य का प्रधान घोषित कर दिया। और ये कब घोषित किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को इस गणराज्य का, फ्रांसीसी गणराज्य का प्रधान कब घोषित किया था? 1799 में। 1799 से 1804 तक इस स्थिति में थे। 1804 में इन्होंने अपने आप को, नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को सम्राट घोषित कर दिया और अपनी विधि संहिता भी लागू किया था, जिसको हम नेपोलियन कोड के भी नाम से जानते हैं। ये कब लागू हुआ था? तो जब ये राजा बने थे। तो नेपोलियन कोड कब आया था? 1804 में। क्रांति के परिणाम अगर हम बात कर लें तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी को प्रोत्साहन मिला। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हुई फ्रांस में। जनतंत्र की स्थापना हुई। व्यक्ति की महत्ता, समाजवाद का प्रारंभ, वाणिज्य व्यापार में वृद्धि वगैरह, ये सारी चीज़ें थी। दास प्रथा का उन्मूलन की बात कर लें तो 1794 में कन्वेंशन ने दास मुक्ति कानून पारित कर दिया। यद्यपि आगे चलकर इसे नेपोलियन के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। 1848 में अंतिम रूप से फ्रांसीसी उपनिवेश से दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। तो जब भी आपसे पूछेगा कि दास प्रथा अंतिम रूप से कब समाप्त हुई फ्रांसीसी उपनिवेश से, तो 1848 में।
चलिए, राष्ट्रीय कैलेंडर का जो नाम था वो ब्रूमेयर थर्मिडार रखा गया था। महिला आंदोलन की बात कर लें तो फ्रांस के समाज में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से फ्रांस की क्रांति में महिलाएं भी शामिल हुई थी। द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन नाम की संस्था कब एक्टिव थी? तो ये फ्रांस की क्रांति के दौरान एक्टिव थी, महिलाओं की संस्था थी। और इसकी नेतृत्व कौन कर रहा था? द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन की तो ओलंप दे गूज। तो ओलंप दे गूज नामक एक नेत्री थी, महिला नेता थी, और ओलंप दे गूज नेतृत्व कर रही थी। इनके नेतृत्व में महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार की मांग को स्वीकार किया गया। सन 1946 में बात करें तो फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार प्राप्त करने में सफलता हासिल किया। तो मताधिकार या वोट डालने का अधिकार फ्रांस की महिलाओं को कब मिला? 1946 में। अन्य देशों पर प्रभाव यहाँ पर बात करें तो नेपोलियन फ्रांस में सुधार के कार्यों को करते हुए अपने विजय अभियान के दौरान जब भी इटली और जर्मनी आदि देशों में पहुंचा, तब वहां की जनता ने उसे क्रांति का अग्रदूत कहकर स्वागत किया। इटली पर प्रभाव की बात करें तो इटली उस समय कई भाग में बटा हुआ था। इटली के विभिन्न भागों में नेपोलियन ने अपनी सेना एकत्रित कर लड़ाई की तैयारी की, इटली राज्य स्थापित किया। तो इटली राज्य भी स्थापित किया। नेपोलियन ने युद्ध करके सब एक किया, एक साथ मिलकर युद्ध करने में उनमें राष्ट्रीयता की भावना आई। इटली की भावी एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ, जो आगे चलकर 1870-71 तक जाके जब इटली का एकीकरण का कार्य पूरा हुआ था, ये हम आगे पढ़ेंगे। जर्मनी के पर प्रभाव की बात करें तो जर्मनी भी छोटे छोटे 300 राज्यों में विभक्त था, जो नेपोलियन के प्रयास से 38 राज्यों में सीमित हो गया। बहुत बड़ी बात थी कि 300 राज्य 38 में एक हो गए एक हिसाब से। इस क्रांति की स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना को जर्मनी के लोगों ने अपनाया। आगे चलकर जर्मनी के एकीकरण को बल मिला। आगे हम अगली क्लास में जर्मनी के एकीकरण और इटली के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। पोलैंड के प्रभाव की बात करें तो पोलैंड में भी स्वतंत्रता की लहर को इसने आगे बढ़ाया, फ्रांसीसी क्रांति की अग्रदूत नेपोलियन ने। इंग्लैंड पर प्रभाव की बात करें तो नेपोलियन का विजय अभियान इंग्लैंड पर भी हुआ था, जो आगे चलकर इंग्लैंड के पतन का कारण भी बना। तो फ्रांस की क्रांति के बाद जब नेपोलियन का उत्थान हुआ तो इससे जो है इंग्लैंड के पतन का कारण भी बना। 1832 में इंग्लैंड में संसदीय सुधार अधिनियम पारित हुआ था। तो कब पारित हुआ था? 1832 में, जिसके द्वारा वहाँ के जमींदारों की शक्ति समाप्त कर दी गई और जनता के अनेक सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ। भविष्य में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के विकास में इस क्रांति का बहुत योगदान था। तो 1832 में इंग्लैंड में जो संसदीय सुधार अधिनियम हुआ, ये इसी वजह से हुआ कि जनता यहाँ पर जैसे फ्रांस में क्रांति हुई वैसे इंग्लैंड में क्रांति ना हो जाए, और इसलिए जनता के लिए अनेक सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया गया, जमींदारों की शक्ति समाप्त कर दी गई। वर्ष याद रखिएगा। क्रांति का स्वरूप अगर हम बात कर लें तो कई इतिहासकारों ने 1789 की फ्रांसीसी क्रांति को एक बुर्जुआई मध्यम वर्गीय क्रांति कहा है। तो बुर्जुआ वर्ग हम मध्यम वर्ग को बोलते हैं, तो बुर्जुआ वर्ग या मध्यम वर्ग क्रांति फ्रांसीसी क्रांति को कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 1789 से 1815 तक शासन पर मध्यम वर्ग का ही अधिकार रहा। यही कारण था जैकोबिन दल ने आतंक का राज स्थापित कर सर्वहारा वर्ग को राजनीतिक तथा आर्थिक अधिकार दिलाने का अस्थायी प्रयास किया। उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए इतिहासकारों की यह बात तथ्य प्रतीक होती है। अब आते हैं प्रश्नों पर। फ्रांस की राज्य क्रांति किस ईस्वी में हुई थी? तो 1789। क्लियर है आपको? बेस्टिल का पतन कब हुआ था? तो 14 जुलाई 1789। स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। प्रथम स्टेट में कौन आएगा? तो प्रथम स्टेट में अगर हम बात करें तो पादरी वर्ग था, जिसको हम कलर्जी कहते थे। द्वितीय स्टेट में कौन आता था? तो द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग था या अभिजात वर्ग था। तृतीय स्टेट में कौन था? तो तृतीय स्टेट में अगर हम बात कर लेंगे तो न्यायाधीश। अभी हमने देखा था कि जज भी किस में थे? तृतीय स्टेट में थे। वोल्टेयर कौन थे? तो वोल्टेयर लेखक थे। रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? तो रूसो की अगर हम बात करें तो जनता की इच्छा या जनरल विल का सिद्धांत का समर्थन करते थे रूसो। मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक का नाम क्या था? तो विधि की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ लॉज। तो द स्पिरिट ऑफ लॉज या विधि की आत्मा नामक पुस्तक किसकी थी? मॉन्टेस्क्यू की थी। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? तो मालूम आप सभी को लुई 16वां राजा था। कमजोर शासक था, अयोग्य शासक था। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है। एक बार इसको फिल कर लीजिएगा अपने हिसाब से। चलिए अब आते हैं प्रश्नों पर जो हमने आपके लिए बनाए हैं। जिन प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया है उसको आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न है आपका, 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज निम्नलिखित में से किन स्टेट में बटा हुआ था? प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। तो बात करें तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय तीनों वर्ग थे, तो आंसर आपका एक से अधिक हो जाएगा।
फिर अगला प्रश्न है, रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? समाजवाद, जनता की इच्छा, जनरल बिल। तो ये प्रश्न हमने ऊपर देख लिया है। तो जनता की इच्छा या जनरल बिल का समर्थक था। हमने अलग से भी आपके लिए प्रश्न बना दिए थे। मॉन्टेस्क्यू के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? सामाजिक संविदा, विधि की आत्मा, दास कैपिटल। तो बात करें मॉन्टेस्क्यू के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? स्पिरिट ऑफ लॉज, विधि की आत्मा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, सामाजिक संविदा की बात करें, तो ये किसने लिखी थी? रूसो ने लिखी थी। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की पुस्तक है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, बहुत फेमस पुस्तक है कार्ल मार्क्स की। फ्रांस की राजक्रांति के समय वहाँ के राजा कौन थे? तो क्लियर है, लुई 16वें थे। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस तो 14 जुलाई, ये भी आपको क्लियर है, ये प्रश्न हम देख चुके हैं। अब आते हैं द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन के बारे में कौन सा कथन सही है? इसकी स्थापना फ्रांस की क्रांति के दौरान हुई। इसके गठन में ओलंप दे गूज नामक नेत्री की अहम भूमिका थी। ओलंप दे गूज के नेतृत्व में महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार देने की मांग स्वीकार किया गया। तो यहाँ पर बात करें तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर आपके सही हैं, पढ़ चुके हैं हम। तो द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन के बारे में ध्यान रखिएगा, प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। एक से अधिक आंसर होगा, सारे स्टेटमेंट सही हैं। फ्रांस की नेशनल असेंबली ने किस तिथि को मानव और नागरिकों के अधिकार को स्वीकार किया था? 14 जुलाई 1789, 27 अगस्त 1789, 5 मई 1789। तो फ्रांस की नेशनल असेंबली ने किस तिथि को मानव और नागरिकों के अधिकार को स्वीकार किया था? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 27 अगस्त 1789। अगला प्रश्न है, फ्रांस के तृतीय स्टेट ने अपनी सभा को नेशनल असेंबली कब घोषित किया था? 17 जून 1789, 18 जून, 20 जून। तो यहाँ पर बात करें तो फ्रांस के तृतीय स्टेट ने अपनी सभा को नेशनल असेंबली कब घोषित किया था? तो ये किया था 20 जून 1789 को, 20 जून 1789 को। अगला प्रश्न है, फ्रांस में राजा पर नियंत्रण लगाने के लिए कौन सी संस्था थी? तो फ्रांस में राजा पर नियंत्रण लगाने के लिए कौन सी संस्था थी? तो स्टेट जनरल, पाल्मा या पोप? तो पाल्मा नामक संस्था थी। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम 1776 से 1783 तक चला। फ्रांस ने इस युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिका की मदद की थी। फ्रांसीसी नेता का सेना का नेतृत्व लफायते कर रहा था। तो आपको मालूम है तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, मैं ही राज्य हूँ, आई एम द स्टेट, कौन कहता था? लुई 16वां, लुई 14वां, लुई 5। तो आपको मालूम है कि लुई 14वां जो था बहुत ही मजबूत शासक था, कहता था मैं ही राज्य हूँ, निरंकुश भी था, मजबूत भी था। मैं ही राज्य हूँ, ये आपको क्लियर हो गया। तो लुई 14वां याद रखिएगा। फ्रांसीसी समाज में क्रांति से पहले कौन सा वर्ग कर का भार अकेले वहन कर रहा था, जिससे तृतीय स्टेट में असंतोष पैदा किया? तो बात करें तो आपका आंसर वैसे भी क्लियर है, ये दो तो कर देते ही नहीं थे, कोई कर देते ही नहीं थे, सारा कर कौन देता था? तृतीय स्टेट। अगला प्रश्न, टैक्स फार्मर कौन थे? फ्रांसीसी सरकार द्वारा कर वसूलने का ठेका लिए पूंजीपति, तृतीय स्टेट के किसान जो टैक्स देते थे, या बुर्जुआ वर्ग? तो आपको मालूम है टैक्स फार्मर कौन थे? तो फ्रांसीसी सरकार टैक्स वसूलने के लिए ठेका देती थी पूंजीपतियों को, उन्हीं को ही हम टैक्स फार्मर कहते थे। अगला प्रश्न है, फ्रांस में टिथे क्या था? तो टिथे भूमि कर, धार्मिक कर जो किसान चर्च को देते थे। तो आंसर आपका हो जाएगा धार्मिक कर जो किसान चर्च को देते थे। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी समाज में किसानों द्वारा चुकाए जाने वाले भूमि कर को क्या कहते थे? क्लियर है आपको, टैले कहते थे। फ्रांस में लेटर्स द कैचेट किसको कहते थे? अभियोग के बाद गिरफ्तारी वारंट, बिना अभियोग की गिरफ्तारी वारंट। तो आपको मालूम है कि बिना अभियोग की गिरफ्तारी वारंट को ही फ्रांस में लेटर्स द कैचेट कहते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी विचारक था जो कि जनतंत्र का, डेमोक्रेसी का पक्षधर नहीं था, लेकिन राजतंत्र प्रजातंत्र में होना चाहिए, इस बात का प्रबल समर्थक था? रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर। तो ये भी आपको क्लियर है कि इस प्रश्न का क्या आंसर है? तो आंसर है वोल्टेयर। किसने अपनी पुस्तक सामाजिक संविदा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में राज्य को व्यक्ति द्वारा निर्मित संस्था और समान इच्छा, जनरल बिल को संप्रभु माना था? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जनरल बिल की बात किसने की थी? रूसो ने की थी। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? 1638, 1688, 1732। तो ये फ्रांस की जो गौरवपूर्ण क्रांति है, ग्लोरियस रिवोल्यूशन है, 1688 को हुई थी। इसके बाद से संसदीय व्यवस्था इंग्लैंड में स्टार्ट हुई थी। बृहत ज्ञान कोश इंसाइक्लोपीडिया के लेखों के माध्यम से किसने फ्रांस में क्रांतिकारी विचारों का प्रचार प्रसार किया था? रूसो, दिदरो, वोल्टेयर। तो आपको मालूम है दिदरो आंसर यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना कब हुई? 1789, 1791, 1793। तो फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1791 को। 1791 में नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया, जिससे शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया था।
फ्रांस की नेशनल असेंबली ने ऑस्ट्रिया, प्रसा और सेवाई के विरुद्ध घोषणा कब की थी युद्ध की? तो मार्च 1792, अप्रैल 1792, मई 1792। तो फ्रांस की नेशनल असेंबली ने अप्रैल 1792 में प्रसिया ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, फ्रांस में कब राजा की सत्ता समाप्त हुई और नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन नाम दिया गया था? 21 सितंबर 1792, 21 अप्रैल 1792, 21 जनवरी 1793। तो राइट आंसर है 21 सितंबर 1792। अगला प्रश्न है, देशद्रोह के अपराध में लुई 16वां को फांसी कब दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा 21 जनवरी 1793। ये सब महत्वपूर्ण डेट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। किसके द्वारा फ्रांस में आतंक का राज स्थापित किया गया जो अक्टूबर 1793 में चरम पे था? नेपोलियन, रॉबस्पियर, लुई 16वां। तो आपको मालूम है कि आंसर क्या है? रॉबस्पियर। और रॉबस्पियर कौन थे? तो ये जैकोबियन क्लब के कौन थे? नेतृत्व कर रहे थे, जैकोबियन क्लब के हेड थे ये। प्रश्न है, फ्रांस का नया संविधान किस वर्ष बना जिसने फ्रांस में गणतांत्रिक शासन की स्थापना? तो जब यहाँ आपसे पूछेगा कि फ्रांस का नया संविधान कब बना जिसने फ्रांस में गणतांत्रिक शासन की शुरुआत की? 1793, 94, 95। तो आंसर हो जाएगा 1795। 1795। फ्रांस में नेपोलियन कोड कब लागू किया गया था? 1799 में, 1804 में, 1801 में। तो जब नेपोलियन सम्राट बने थे तभी नेपोलियन कोड लागू किया गया था। 1804 राइट आंसर है। इंग्लैंड में संसदीय सुधार अधिनियम कब पारित हुआ जिसने जमींदारों की शक्ति समाप्त कर दी थी? तो इंग्लैंड में संसदीय सुधार अधिनियम की बात करें तो 1830, 32, 48। तो आंसर है 1832। 1789 से 1815 फ्रांस में किसने आतंक का राज स्थापित कर सर्वहारा वर्ग को राजनीतिक तथा आर्थिक अधिकार दिलाने का अस्थायी प्रयास किया था? द सोसाइटी ऑफ 1789, कोर्डलियर्स और जैकोबियन क्लब। कौन थे वो लोग जिन्होंने आतंक का राज स्थापित किया था? अभी हमने प्रश्न ऊपर भी देखा था, इससे मिलता जुलता। तो आंसर है जैकोबियन क्लब। जैकोबियन क्लब के हेड कौन थे? रॉबस्पियर, और उन्हीं के नेतृत्व में आतंक का राज स्थापित किया गया था। 1789 से 1815 ध्यान रखिएगा आतंक का राज। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा को अंतिम रूप से उन्मूलन कब हुआ था? तो ये हुआ था, मालूम आप सभी को, 1848। तो ये आज के प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। आप कमेंट कर दीजिएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, और आपका जो नेक्स्ट क्लास होगा जिसमें हम फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वार अगर कल क्लास संभव होगी तो बता देंगे, नहीं तो उस हिसाब से आपको जानकारी दे दी जाएगी। बाकी आपका जो 23 को टेस्ट है, 23 को जो आपका टेस्ट है, यहीं से आपके प्रश्न रहेंगे। जो है भौगोलिक खोज, अमेरिका की क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति, 3 टॉपिक से आपके प्रश्न रहेंगे। लगभग 17 से 18 प्रश्न आपके वर्ल्ड हिस्ट्री से जो रहेंगे वो यहीं से प्रश्न रहने वाले हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप लोगों का देखने के लिए धन्यवाद।